नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अब नया वर्ष स्टार्ट हो चुका है। नए वर्ष के आरंभ में हमारी आय, हमारा निवेश, हमारा टैक्स प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए कई बार चर्चा का विषय बनती हैं। और उसी चर्चा को हम कंप्लीट करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं सीए विवेक सिंह राजपूत जी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और विवेक सिंह जी हमें जो है बहुत सारी जानकारियां देंगे, बड़े ही सरल शब्दों में ये जो है एक्सप्लेन भी करते हैं और समझाते ही बहुत अच्छे से हैं। तो अगर हम नई कर प्रणाली, विवेक सिंह जी, नई कर प्रणाली और पुरानी कर प्रणाली को देखें तो क्या समझना चाहिए एक आम करदाता को, और किस तरह से उसे जो है अपनी टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए जिससे निवेश भी कर सके, टैक्स भी बचा सके और मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट भी हो जाए। अतुल जी, सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, अब वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दो कर प्रणाली का ऑप्शन करदाता के पास उपलब्ध है, जिसे एक नई कर प्रणाली के तौर पे सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। नई कर प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपकी 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर का दायित्व नहीं बन रहा है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि आपके द्वारा जो अभी तक आप निवेश पर जो आयकर से छूट लिया करते थे, वह छूट इस नई कर प्रणाली में समाप्त कर दी गई है। और पर आपके पास पुरानी कर प्रणाली का भी ऑप्शन उपलब्ध है। आप चाहें तो पुरानी कर प्रणाली में निवेश करके छूट लेके अपना कर दायित्व का भुगतान कर सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं। और पर ये जो निर्णय है, ये हर व्यक्ति पे आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका कैलकुलेशन हर व्यक्ति को अपना अपना करना पड़ेगा। और एक कॉमन इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये कर प्रणाली सभी के लिए अच्छी है या किस तरीके से वो लाभ देगी या नहीं देगी। जी 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 जी। तो दर्शकों, आप जो है हमसे सीधे जुड़ करके, हमारे टोल फोन नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क करके हमारे एक्सपर्ट से सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चर्चा को हम आगे करते हैं जी। विवेक सिंह जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर 7 लाख तक जो है आय कर मुक्त है जी। इसका क्या हम इससे क्या समझें कि देश की इकोनॉमी को ये किस तरह से सपोर्ट करेगा, या गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या चाहती है 7 लाख तक कर मुक्त दे करके? जी, जहाँ तक मेरा मानना है, सरकार ने दो ऑप्शन देके एक तरीके से ये निर्णय करदाता पे छोड़ा है कि वह अपने लिए निवेश करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और साथ ही साथ जैसे जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग जो है, कई बार ये लगता है कि साहब जो मुझे पैसा कमा रहा हूँ, वो पैसा मैं अपनी इच्छा से खर्च करने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे तो जबरन निवेश करने के लिए कहा जा रहा है, तभी मेरा टैक्स बचेगा। तो एक तरीके से मैं ये देखता हूँ कि ये सरकार की तरफ से आपके पास वर्तमान में एक ऑप्शन उपलब्ध है कि आप अपने वित्तीय स्थिति को देखते हुए स्वयं निर्णय लें कि आपके लिए क्या बेहतर है, और उस हिसाब से आपकी कर प्रणाली को चुनें और कर का दायित्व का भुगतान करें। मतलब जो पहले हम एक फोर्सफुली निवेश करते थे, अब वो हमारी विलिंगनेस पर छोड़ दिया जी। अब अपने पास ऑप्शन उपलब्ध है, करदाता के पास एक ऑप्शन उपलब्ध है कि वो दोनों में से जो चाहे वो चुन सकता है, अपनी स्थिति और अपने पारिवारिक स्थिति, वित्तीय स्थिति को देखते हुए। जी। तो मतलब यहाँ पर करदाता की इच्छा है, वो चाहे तो उस पैसे को टैक्स पे करके कर मुक्त कर ले, या जो है निवेश करके जो है कर मुक्त। हाँ, मतलब मैं आपको सुधारना चाहूँगा कि निवेश करके अगर वो चाहे तो वो निवेश करके अपना कैलकुलेशन करके देखे कि भाई इसमें मुझे कितना कर दायित्व बन रहा है। और बिना निवेश वाला जो ऑप्शन है, जो कि जिसमें अभी 7 लाख तक का जो मैंने आपको बताया, उसमें उसका क्या कर दायित्व आ रहा है, जो भी उसको बेनिफिशियल लगता है वो उसके हिसाब से अपना कर दायित्व का भुगतान करके अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। तो अब मुझे उन लोगों के बारे में बताइए जो कि निवेश करके अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं, टैक्स दायित्व को जो है कम करना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, या वो कैसे जो है अपने टैक्स को कम करें और अपने निवेश को बढ़ाएं? जी, मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि देखिए, सिर्फ कर को देखते हुए निवेश का निर्णय ना लें। कर एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है निवेश करते समय, लेकिन निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म आपके गोल्स को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करने की आवश्यकता होती है। आप किस उम्र में हैं, आपके पारिवारिक स्थिति क्या है, आपके भविष्य में क्या दायित्व आएंगे,
उसको ध्यान में रखते हुए आपको किस निवेश के ऑप्शन में आपको निवेश करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 25 से 30 साल के युवा हैं और आप आईटी सेक्टर में और अच्छी खासी आपको सैलरी मिल रही है, तो आपके पास अगर इन्वेस्टेबल सरप्लस ज़्यादा है तो आप अपनी रिस्क को, आपकी रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आपके पास लंबा समय उपलब्ध है, तो आप म्यूचुअल फंड और शेयर्स में निवेश कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अन्य निवेश के ऑप्शन के अनुपात में रिटर्न ज़्यादा मिलता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि कोई व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में है तो वहाँ पे उसको ये है कि वो रिस्क लेने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है, तो वहाँ जो सेफ़र ऑप्शन है जैसे बैंक एफडी है या म्यूचुअल फंड में भी जो डेब्ट के ऑप्शंस है उसमें वो अपना निवेश करके आय कमा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर जो है एक व्यक्ति चाहे तो उम्र का भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है जिसके आधार पर उसको ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमें टैक्स लाभ किस तरह से और कहां पर लेना चाहिए। तो टैक्स लाभ के ऑप्शंस कितने मतलब कहां तक जो है हम छूट ले सकते हैं? देखिए अगर हम पुरानी कर प्रणाली जो कि अभी तक चली आ रही थी उसकी बात करें तो धारा 80C जो है एक आयकर अधिनियम की धारा है, उसके तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश या मैं कहूँ निवेश के साथ साथ कुछ एक्सपेंडिचर पे भी छूट मिल रही थी। निवेश और एक्सपेंडिचर पे भी छूट मिल रही थी। जैसे अगर हम देखें कि बच्चों की स्कूल फीस, अब बच्चों की स्कूल फीस एक तरीके का कंपलसरी एक्सपेंडिचर है अगर कोई के जिसके भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसके लिए ट्यूशन फी जो आप देते हैं स्कूल को। विवेक सिंह जी, एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, सुरेश कुमार सिंह जी कैलकाटा से। सुरेश कुमार सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल थे। जी आप थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम कम करें। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल कम कर देता हूं। जी अभी ठीक है सर? हाँ जी ठीक है, आवाज आ रही है आपकी। मेरे 2 सवाल थे। एक तो जैसे नए कर प्रणाली में बाई डिफॉल्ट आ जाएगा 7 लाख एग्जम्पशन जी, तो इसमें जैसे हम जो फॉर्म 15G देते हैं, H देते हैं बैंक को। जी हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है। वो जो फॉर्म 15H जो देते हैं वो लोग नहीं ले रहे। वो अगर हमारा 5 लाख से अगर ज्यादा वो इनकम एक्सीड हो जाता है ना इंटरेस्ट, जी तो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब अगर 7 लाख तक एग्जम्पशन है और डिफॉल्ट में है तब तो करना चाहिए उनको। जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन बैंक भी अपनी जगह सही है। बैंक नियमानुसार बैंक को 15G 15H उसी स्थिति में लेगा जब आपकी आय मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो कि नई कर प्रणाली में 3 लाख रुपए है और पुरानी कर प्रणाली में 2.5 लाख रुपए, अगर उससे कम का ब्याज है तब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई आपसे 15G 15H एक्सेप्ट कर लेगा। जो नई कर प्रणाली में 7 लाख तक आपको आयकर से छूट नहीं है, 7 लाख तक की आय पर कर नहीं लगेगा जी। उसमें जो स्लेब है कि 0 से 3 लाख तक की आय पे कर मुक्त है, 3 से 6 की आय पे उन्होंने 5% की दर से कर लगाया है, लेकिन उन्होंने कर में से एक छूट दे दी है जिसका अल्टीमेट कैलकुलेशन करके 7 लाख तक की आय पे कोई कर की दायित्व नहीं आता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 7 लाख तक की पूरी आय को कर से छूट दे दिया है, एग्जम्प्ट कर दिया। इसलिए बैंक, अगर आप जो कह रहे हैं कि आपका ब्याज 5 लाख रुपए बन रहा है तो 5 लाख रुपए चूंकि मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख या 2.5 लाख की सीमा है पुरानी और नई कर प्रणाली में, उससे ज़्यादा है, इसलिए बैंक आपसे 15G 15H एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और बैंक उस पर जो भी दर है उसके हिसाब से आयकर पे कटौती करेगा। पर आपको उससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रिटर्न फाइल करें और अगर नई कर प्रणाली में आपका कोई कर दायित्व नहीं बनता है तो जो TDS कटा है वो आपको रिफंड के तौर पर वापस मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ सुरेश जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा और करता हूँ वो संतुष्ट होंगे। जी और सभी दर्शकों को ये मैसेज मिल चुका होगा कि हमारा कर प्रणाली किस तरह से टैक्स चार्ज करता है। जी तो चलिए अब हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन पर जो हमें इंटरेस्ट पे करना रहता है और जो टैक्स में बचत मिलती है उसको कैसे हम समझें? देखिए अब इसमें भी अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कर प्रणाली चुन रहे हैं। अगर आप पुरानी कर प्रणाली को ही चुनते हैं तो हाउसिंग लोन पर जो आपको ब्याज की छूट है वो अगर आप स्वयं की प्रॉपर्टी, मतलब जो उस प्रॉपर्टी में आप स्वयं निवास कर रहे हैं वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आपको उसमें 2 लाख रुपए तक की जो आपका ब्याज आप भुगतान कर रहे हैं उसकी छूट आपको मिल जाएगी जो कि आपकी अन्य आय से एडजस्ट हो जाएगी।
और अगर आप किराए की इनकम मिल रही है तो उस केस में आपको जितना आप ब्याज भुगतान कर रहे हैं उसकी आपको छूट पूरी मिल जाएगी। अभी मेल पर एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ है अंकित तिवारी जी भोपाल से। वो ये पूछना चाहते हैं कि नई कर प्रणाली में जो हमें हेल्थ पर छूट मिलती थी 50,000 और विशेष बीमारियों के लिए, तो क्या वो अभी भी जारी है या उसका जो है लाभ मिल पाएगा कि नहीं? जी, वो देखिए वो छूट अभी भी उपलब्ध है, आयकर में वो अधिनियम की धारा के तहत वो छूट उपलब्ध है, लेकिन वो छूट आपको पुरानी कर प्रणाली चूज करने पर ही प्राप्त होगी। नई कर प्रणाली में सिर्फ एक ही अभी वर्तमान में छूट है, जो कि अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक की छूट एनपीएस में निवेश करने पर मिल जाएगी। बाकी सभी जो शेड्यूल 6 कहलाता है, जिसमें आपको 80C या 80D और जो दूसरे सेक्शंस हैं उसकी जो छूट मिलती है, वो अब सरकार ने नई कर प्रणाली में उसको समाप्त कर दिया है। तो मैं समझता हूं अंकित तिवारी जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा कि पुरानी कर प्रणाली में ये छूट अवेलेबल है, नई कर प्रणाली में जो है अब ऐसा छूट नहीं है, वो सारी विड्रॉ कर ली गई। जी, तो अब जो है हम आगे प्रश्न को बढ़ाते हुए, चर्चा को बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि भूमि, भवन व अन्य संपत्तियों के हस्तांतरण या बेचने पर जो हमें कैपिटल गेन होता है उस पर क्या प्रावधान है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ये देखिए अभी मार्च के महीने में काफ़ी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, कई प्रॉपर्टी के लेन देन हुए और एक रिकॉर्ड भी पढ़ने में आया था कि रिकॉर्ड रजिस्ट्रियाँ हुई। तो चूँकि 22-23 फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हुआ है, तो कई लोगों का ये प्रश्न हुआ कि ये मैंने प्रॉपर्टी बेची है तो इस पे मुझे कर दायित्व का निर्वहन किस तरीके से करना होगा। तो मैं सबसे पहले जो चीज़ लाना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने आपका हाउस प्रॉपर्टी या घर या फ्लैट, मकान या फ्लैट या आपका बंगला आपने बेचा है, तो इसमें कैपिटल गेन निकालने का दायित्व को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपने खरीदने से लेके या बनाने से लेके बेचने तक के समय में कितना समय निकला है। अगर 2 साल के भीतर ही आपने उसको बेच दिया है तो उस पर जो भी अगर मान लीजिए कुछ लाभ होता है तो वो आपकी जो सामान्य इनकम है, मान लीजिए सैलरी इनकम है या ब्याज की इनकम है, उसके साथ जुड़ेगा और नॉर्मल स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपने 2 साल से ज़्यादा रख के उसको बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, दीर्घावधि कैपिटल गेन कहलाएगा और उसमें आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलेगा। इंडेक्सेशन क्या होता है कि हर साल सरकार महंगाई की दर को देखते हुए एक इंडेक्स जारी करती है, तो आपकी जो खरीदने की जो कॉस्ट है उसको इंडेक्सेशन करके वो आपको उस कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर आपको फायदा हुआ है तो उस पर अभी वर्तमान में 20% की दर से आपको कर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो चाहे भूमि हो, भवन हो या किसी भी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, सभी पर ये जो है कर प्रणाली लागू होगी कि अगर वो 2 साल से अधिक है तो उसका इंडेक्सेशन होगा और इंडेक्सेशन होने के बाद जो है उस पर टैक्स का 20% की दर से फ्लैट दर से दायित्व आएगा। हाँ, अगर उसमें मान लीजिए आपको नुकसान हुआ, अगर कैलकुलेशन करके नुकसान है, तो वो जो नुकसान है वो आप अगले 8 वर्षों तक उसको अपने रिटर्न में कैरी कर सकते हैं। और इसी तरीके का मान लीजिए कोई दूसरा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म गेन भविष्य में होता है, तो आप ये जो नुकसान है उसको उससे सेट ऑफ करके अपने भविष्य की टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं अगर भविष्य में ऐसा कोई फायदा होता है तो ये मतलब सेट ऑफ की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है लॉन्ग टर्म कैपिटल। मकान को बेचने पर जैसे आपने भूमि भवन का बताया, वैसे ही मकान को बेचने पर होने वाला जो लाभ होगा वो किस तरह से टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन के तहत? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपकी नॉर्मल आय में जुड़ेगा और लॉन्ग टर्म है तो उस पर 20% की दर से लगेगा। लेकिन अब हमें ये देख सकते हैं कि इसको बचाने के हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भोपाल से। शैलेंद्र जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या किसी भी एक आम नागरिक को एनपीएस में निवेश करने पर सेक्शन 80CCD1B के तहत जो 50,000 रुपए पर अतिरिक्त कर छूट मिलती थी, वो नई कर प्रणाली में कायम है या हटा दी गई है? जी, अभी चर्चा के दौरान आपने बताया था। तो एकमात्र जो छूट उपलब्ध है वो यही है कि 80CCD1B के तहत जो 50,000 रुपए तक एनपीएस में निवेश करने पर जो छूट है वो आपको दोनों कर प्रणाली में उपलब्ध है, नई कर प्रणाली में और पुरानी। इसमें थोड़ा मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो वो एम्प्लॉई जिनको कंपल्सरीली एनपीएस में ही निवेश करना होता है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, जी,
तो क्या उस पर छूट है, या एम्प्लॉय अगर अपनी तरफ से 50,000 का और कंट्रीब्यूशन करता है उस पर भी छूट है? जी, वो दोनों ही जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो दोनों ही छूट के दायरे में आएंगे। तो आप चाहें तो 50,000 की छूट उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो स्वयं भी कर रहे हैं उससे उसके तहत भी ले सकते हैं। कुल मिला के ये है कि एनपीएस में टियर 1 में निवेश पे वो छूट मिलती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो निवेश जा रहा है वो टियर 1 वाले उस पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। जी जी थैंक यू सर। ओके। जी। अब एक कृषि भूमि के विक्रय होने पर जी अगर कोई लाभ होता है तो वो टैक्स लायबिलिटी के दायरे में आएगा या नहीं? जी, देखिए कृषि भूमि को आयकर अधिनियम में 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। जी। एक इसका जी विवेक जी, इसका जवाब हम लेंगे, इसके पहले जो है हम गुमशुदा लोगों की जानकारी दे दें, जी। फिर जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली तस्वीर, निधि मंडरोई, उम्र 15 साल, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा बदन, कद 4 फीट 6 इंच, सलवार सूट पहने हुई हैं। पता इनका है ग्राम सोडलपुर, रेहट गांव, हरदा। अभिषेक सराठे, उम्र 28 साल, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा बदन, कद 5 फीट 6 इंच, शर्ट पैंट पहने हुए हैं। पता है ऐशबाग, भोपाल। मेघा पाल, उम्र 17 साल, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, इकहरा बदन, कद 5 फीट, सलवार सूट पहनी हुई हैं। पता है इनका लंकापुरी, द्वारिका नगर, भोपाल। नीरज यादव, उम्र 31 साल, रंग सांवला, चेहरा लंबा, 5 फीट 6 इंच, पैंट टी शर्ट पहने हुए हैं। पता है पुरानी विधानसभा के सामने, यादवपुरा, भोपाल। जिन दर्शकों को इनके बारे में जानकारी मिले वो कृपया दिए गए पते पर सूचित करें। पता है पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल। धन्यवाद। चर्चा को हम जारी करेंगे। कृषि भूमि के विक्रय पर होने वाले लाभ का जो कैपिटल गेन है वो किस तरह से टैक्स लायबिलिटी बनाता है? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयकर अधिनियम में कृषि भूमि को 2 तरीके से बताया गया है कि ट्रीट किया गया है कि एक भूमि जो कि ग्रामीण कृषि भूमि है और एक भूमि जो कि शहरी कृषि भूमि है। तो ग्रामीण कृषि भूमि के बेचने पर किसी भी तरीके का कोई कर दायित्व नहीं है, उसका जो हस्तांतरण है वो कर से मुक्त है। मतलब वो कितना भी बेस कैपिटल से या इन्वेस्टेड कैपिटल से ज़्यादा भी होगा तो भी उस पर कोई कर दायित्व नहीं बनेगा, कितने भी समय बाद बेची जाए। जी, अब जो बात है कि ग्रामीण कृषि भूमि हम किसे कहेंगे, तो उसके लिए आयकर अधिनियम में ये प्रावधान है कि उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वह भूमि जो नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद की जो सीमा है उसके एक निर्धारित उन्होंने दिया है। जैसे अगर नगर निगम की सीमा जहां समाप्त होती है उसके 8 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे में अगर वो उपलब्ध है, उसके रेडियस में वो स्थित है, तो वो शहरी कृषि भूमि कहलाएगी, ना कि ग्रामीण कृषि। ये ऐसा नहीं है कि किसी गांव में स्थित है तो वो ग्रामीण कृषि भूमि। मान लीजिए भोपाल के पास नियरेस्ट, हम अगर उदाहरण के तौर पे लें कि मान लीजिए फंदा करके कोई गांव है और वो चूंकि भोपाल नगर निगम सीमा के 8 किलोमीटर दायरे के अंदर है, तो वो जो भूमि है वो शहरी कृषि भूमि कहलाएगी। शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण पे अगर कोई लाभ होता है तो वो कर के दायरे में आएगा। वो उसी तरीके से कर दायित्व लगेगा जिस तरीके से मकान या प्लॉट के बेचने पे का जो कैलकुलेशन कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो लगेगा। तो दर्शकों, ये स्पेशली कृषि किसान भाइयों के लिए जानकारी है, वो सावधानी से इसे समझें कि शहरी क्षेत्र के 8 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर वो भूमि है तो वो शहरी कृषि भूमि मानी जाएगी और उस पर टैक्स कैपिटल गेन के तहत ही आएगा। इसमें मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर नगर पालिका है आपके आसपास तो वो जो 8 किलोमीटर की सीमा है वो 6 किलोमीटर पे काउंट की जाएगी, और नगर परिषद है तो 2 किलोमीटर पे वो डिपेंड करेगा कि वो देखना जरूरी है जब भी आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि आपकी भूमि स्थित कहाँ पे है। कहीं किसी नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम की सीमा में तो नहीं आ रही है, और उस हिसाब से अपना निर्णय लें। ऐसा ना करें कि उसको मान लें कि ये कृषि भूमि है, रूरल कृषि भूमि है, ग्रामीण कृषि भूमि है, और उस पर टैक्स ना दे, बाद में दायित्व आएगा तो ब्याज और पेनल्टी के साथ देना पड़ सकता है। हाँ, और नोटिस भी मिल सकता है। जी, तो इस तरह से अगर हम देखें
कि कई बार हम व्यक्तिगत संपत्ति बेचते हैं। जी जी जैसे हम खुद के यूज़ करने के लिए कोई एसेट खरीदे हैं, कार हुआ, जी जी कोई और ये ऑर्नामेंट्स हुए, जी। इन सब को बेचने पर क्या इसी तरह से कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किया जाएगा? जी अतुल जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये होता ही है। हमने कोई कार ली थी, 5 साल 6 साल चलाई, व्यक्तिगत तौर पे उसका यूज़ किया और उसको बेच दिया। तो ये प्रश्न उठते हैं कि क्या ये जो हमें इसके बेचने पे जो पैसा मिल रहा है, क्या ये इस पे कर दायित्व कुछ बनता है? तो नहीं, आयकर अधिनियम में यह स्पष्ट है कि अगर आपकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति है, जो कि ख़ासतौर से जो फर्नीचर है या कार है, इस तरीके की कोई संपत्ति आपने बेची है, तो उस पर जो आपको प्रतिफल मिला है उस पर किसी तरीके का कर दायित्व नहीं बनेगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और जोड़ दूँ, इस चीज़ में व्यक्तिगत संपत्ति में आपके ज्वेलरी और सोना चांदी या इसको शामिल नहीं किया गया। इस पर वही मैं उसी पर आने चाह रहा था कि क्या वो ऑर्नामेंट्स भी उस पर इंक्लूडेड है? उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड हमसे किया एक है। दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप जी बाराबंकी से। जी। नंद स्वरूप जी नमस्कार। नंद स्वरूप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? टीवी का आवाज कम करिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि किसी किसान की जमीन मतलब शहर के किनारे है, जहाँ महानगर पालिका हो या महानगर पालिका हो या पंचायत, तो ऐसी दशा में अगर उस किसान अपनी भूमि पे बाग लगा रखा है या मछली के तालाब बना रखे हैं, तो क्या उनको कर देना होगा कि कर से छूट उनको मिलेगी? तो ये तालाब खोद लेने से या उस पर जो है कोई व्यावसायिक गतिविधि कर देने से जी। क्या कर का क्या संबंध हो सकता है? देखिए, डिपेंड ये करेगा कि आप उस कृषि भूमि पे अगर कृषि से संबंधित गतिविधि कर रहे हैं और उससे आपको आय मिल रही है, तो वो आयकर प्रावधानों के नियमों के हिसाब से उस पर छूट मिलेगी। लेकिन आप उस कृषि भूमि पर कोई व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं और उस व्यावसायिक गतिविधि से आपको इनकम अर्न हो रही है, लाभ कमा रहे हैं, तो वो मेरा सलाह है कि आप अपने जो कर सलाहकार है उनसे उनको सारी जानकारी दें। वो आपको उचित मार्गदर्शन ये देंगे कि इस पे कर का दायित्व बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि इनके प्रश्न से ये स्पष्ट नहीं है कि ये बेसिकली उस पे क्या गतिविधि कर रहे हैं। सिर्फ तालाब खोदने से, तालाब खोद करके कोई मछली वगैरह का उत्पादन कर रहे हैं? अच्छा, तो जो फिशरीज की जो एक्टिविटी है वो बिजनेस एक्टिविटी में काउंट होगी, और उस पर जो भी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो उनको आपके व्यवसाय से लाभ के तहत दिखा के उस पर टैक्स का दायित्व बनेगा। पर वो फाइनली उनको देखना पड़ेगा कि उस पर उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ नंद स्वरूप जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। अब जो एक बात आती है, जैसे कि आपने कहा कि ज्वेलरी जो अपन लोग अपने यूज़ के लिए लेते हैं उसको बेचते हैं, उस पर जो कर लाभ होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 2 साल से अधिक होने पर माना जाएगा, ऐसा? इसमें मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ज्वेलरी के लिए अभी जो समय सीमा है वो 3 साल से ज़्यादा रखने पे आपको लॉन्ग टर्म मानी 36 महीने की अवधि होने के बाद पे ही वो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी। और उस पर फिर अगर कोई आपको लाभ होता है उसको बेचने पे, जो कि सामान्यतः होता ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज ही हमने पेपर में पढ़ा भी था कि सोने और चांदी के भाव में बहुत तेजी आई हुई है। तो पिछले 3 वर्षों से ये अधिक हो ही रहा है। तो जो भी इस पे अगर बेचने पे आपको जो लाभ हुआ है वो लाभ पे आपको अगर 3 वर्ष से रखने के बाद आपने उसको बेचा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% की दर से उस पर कर दायित्व आएगा। लेकिन आपने 3 साल से कम रख के उसको बेचा है, तो जैसा कि भूमि और भवन के केस में आपको मैंने स्पष्ट किया, उसको जो आपको अगर लाभ हो रहा है तो वो आपकी नॉर्मल इनकम में ही जुड़ेगा और स्लैब के हिसाब से ही टैक्सेबल होगा। बहुत अच्छी बात, बड़ी सरल शब्दों में आपने चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि हमें किस तरह से अपने टैक्स का प्रावधान करना चाहिए। अब बात आती है म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद कई बार जो है क्या होता है कि कर दायित्व को लेकर के हम बड़े संशय में पड़ जाते हैं कि हमने जो है SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश किया, और एक वो तो हम प्लानिंग करके ज़्यादातर चलते हैं कि लंबे समय के लिए, लेकिन बीच में 3 साल 4 साल या 2 साल 1 साल बाद कभी भी हमें बेचना पड़ सकता है। तो 1 साल या 2 साल के अंदर बेचने पर क्या होगा, और 2 साल 3 साल से ज़्यादा समय लेकर के बेचने पर क्या हमें टैक्स का गणना करना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड और शेयर्स की जहाँ तक बात है, तो अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो अगेन इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये देखने की समय सीमा है 12 महीने। अगर आपने 12 महीने से कम में निवेश के उपरांत 12 महीने से कम समय में उसको सेल आउट कर दिया है या रिडम्पशन कर लिया है या किसी दूसरे फंड में स्विच कर दिया है, उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का दायित्व आएगा।
और अगर 12 महीने से ज़्यादा रख के आपने उसको सेल आउट किया है और उसमें आपको लाभ हुआ है, तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या शेयर्स पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% की दर से ही टैक्सेबल होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख रुपए तक की छूट है, 1 लाख के ऊपर 10% की दर से टैक्सेबल होगा। जी 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 विवेक सिंह जी, चलते चलते जो है हम आपके द्वारा, क्योंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि ये इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हम हैं, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो जो भी हमारे कर के दायित्व है या जो निवेश से संबंधित जो भी निर्णय हैं वो हम जितनी जल्दी ले लें उतना बेहतर होगा, ताकि हम प्लानिंग अच्छे से कर सके और हमें ईयर एंड पे कोई दबाव महसूस ना हो। जी जी बहुत अच्छी बात। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने कैसे जो है आपको कहा कि समय के सीमा में आकर के, या जैसे ही नया वर्ष आरंभ हुआ है उसी समय आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कर लें तो आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। तो दर्शकों, अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नए विषय पर, नई चर्चा को लेकर के। नमस्कार।